नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन माइंड में। जैसे कि एरिटेरिया वॉल्यूम 2 का जो सीरीज चल रहा है, तो आज का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट थर्ड है। इससे पहले 2 वीडियो बना रखे हैं, तो उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। ये वीडियो सिर्फ बीपीएससी एडीओ के लिए ही नहीं बल्कि 72 बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल तथा बिहार एसएससी सीजीएल सबके लिए उपयोगी है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का प्रथम सवाल, निम्नलिखित ग्रहों का घनत्व निम्नलिखित ग्रहों के घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी सबसे कम घनत्व शनि का है, उससे ज्यादा मंगल का है, उससे ज्यादा बुध का है, उससे ज्यादा पृथ्वी का है। सबसे कम घनत्व शनि का, उससे ज्यादा मंगल का, उससे ज्यादा बुध का और उससे ज्यादा पृथ्वी का। लेब्राडोर धारा के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लेब्राडोर धारा के संबंध में दिए गए कथनों पे विचार करना है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3, यानी तीनों सही है। लेब्राडोर एक ठंडी समुद्री जल धारा है। लेब्राडोर एक ठंडी समुद्री धारा है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहती है। लेब्राडोर धारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहती है। यह न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम का निर्माण करती है। लेब्राडोर धारा न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम में मिलती है। तीसरा है, ब्लैक रोलर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ब्लैक रोलर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, ये कथन गलत है। बाकी यह गर्म हवा है। ब्लैक रोलर एक गर्म हवा है। इसमें धूल होती है इसमें धूल होती है। कोयना नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयना नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। यह पश्चिमी घाट से निकलती है और यह कृष्णा नदी की दाहिनी सहायक नदी है। कोयना नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और कृष्णा नदी के दाहिनी सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा गहन खेती की एक मुख्य विशेषता है। गहन खेती की कौन सी मुख्य विशेषता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्रति हेक्टेयर उच्च उपज। गहन खेती की मुख्य विशेषता क्या है। प्रति हेक्टेयर उच्च उपज। लौह अयस्क के खनन के संबंध में निम्न झीलों पर विचार कीजिए। लौह अयस्क के खनन के संबंध में निम्न झीलों पर विचार कीजिए। तो 6 का उत्तर हो जाएगा सी, 2 और 3। लौह अयस्क कहाँ से निकलता है। शिमोगा, कर्नाटक और रत्नागिरी से। निम्नलिखित में से कौन सा महान झील ग्रेट लेक पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आता है। जो महान झील या ग्रेट लेक कहा जाता है, ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के मध्य 5 लेकों का समूह है, जिसे होम्स, इसका ट्रिक है होम्स, हुरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। हुरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। इसमें कह रहा है कि कौन पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, मिशिगन। जो बीच में है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के एकदम अंदर में है। पिग्मी मुख्य रूप से दुनिया के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। पिग्मी मुख्य रूप से दुनिया किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा बी, कांगो बेसिन। कुछ और भी जनजातियां हैं, जैसे एस्मिको पाए जाते हैं ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, अलास्का, पूर्वी साइबेरिया। एस्मिको कहाँ पाया जाता है। ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, अलास्का, पूर्वी साइबेरिया। पिग्मीज पाए जाते हैं कांगो बेसिन और जायरे में। पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं। कांगो बेसिन और जायरे में। मेओस मेओस पाए जाते हैं उत्तर पश्चिमी भारत में। मेओस पाए जाते हैं उत्तर पश्चिमी भारत में। स्वर्ण क्रांति के बारे में नीचे निम्न दिए गए कथनों पे विचार कीजिए। स्वर्ण क्रांति के बारे में निम्न दिए गए कथनों पे विचार कीजिए। इसमें सही कथन का चयन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये, 1 और 2 दोनों सही है। इससे फल और सब्जियों के उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। स्वर्ण क्रांति के संबंध में इसमें फल और सब्जियों के उत्पादन के बारे में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। और दूसरा है कि इससे भारतीय कृषि के विविधीकरण में मदद मिली है।
इसने भारतीय कृषि के विविधीकरण में मदद की है। नीचे दिए गए एक कथन ए और कारक आर का सही विकल्प चुनें। कथन ए दिया है और कारक आर दिया है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। नागार्जुन सागर कृष्ण नदी पर बना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसे मुख्य रूप से सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है। तो ये दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। यानी नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बनाया गया एक बहुउद्देशीय परियोजना है और यह मुख्य रूप से सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है। एक लड़का 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है और फिर 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो इसका सही विकल्प चुनना है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। एक और दो दोनों सही। इनकी कुल दूरी 7 किलोमीटर तय की, जबकि विस्थापन 1 किलोमीटर तय की। दूरी होता है टोटल ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। जैसे पहले 3 किलोमीटर ट्रेवल किया है और फिर 4 किलोमीटर, तो 3 + 4 बराबर 7 किलोमीटर। जबकि जो विस्थापन होता है ये फाइनल और इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी को बोलते हैं। जैसे 3 किलोमीटर पूरब और 4 किलोमीटर फिर पश्चिम। तो ये अगर इनिशियल पॉइंट है तो 3 किलोमीटर पूरब गया, फिर यहाँ से 4 किलोमीटर पश्चिम, यानी ओवरऑल 1 किलोमीटर का इसमें अंतर आया, इसलिए विस्थापन 1 किलोमीटर होगा। बल का मात्रात्मक परिभाषा गति के किस नियम से ली गई है? बल की मात्रात्मक परिभाषा गति के किस नियम से ली गई है? इसका उत्तर हो जाएगा 2, गति के दूसरा नियम। बल की मात्रात्मक परिभाषा गति के किस नियम से ली गई है? तो ये दूसरा हो गया। 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विराम के जड़त्व के सबसे अच्छी तरह दिखाता है? निम्नलिखित में कौन सी स्थिति विराम के जड़त्व को सबसे अच्छी तरह से दिखाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। जब बस अचानक चलना शुरू करता है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, दो कथन दिए गए हैं, इसमें सही कथन को चुनना है। इसका 14 का हो जाएगा ये, यानी केवल एक। यदि कोई कूली अपने सर पर बोझ लेकर समतल सड़क पर चलता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। हम जानते हैं कि वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का कोण हो तो वर्क शून्य होता है। क्योंकि cos 90 बराबर 0 होता है, जिससे ओवरऑल वर्क 0 हो जाता है। 15 नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी पहला का 3, दूसरा का 1 और तीसरा का 2। जल विद्युत गिरते पानी से ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा गिरते पानी से ऊर्जा, गतिज ऊर्जा गति की ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा स्थिति के कारण ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जबकि स्थितिक ऊर्जा का ऊर्जा फॉर्मूला होता है mgh। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें सही कथन का चुनाव करना है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक। ध्वनि निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकता है। ध्वनि ध्वनि निर्वात निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया गया है इधर, सूची 2 दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी पहला का 2, दूसरा का 1 और तीसरा का 3। समतल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल दर्पण आभासी, सीधा और छोटा बनाता है। उत्तल दर्पण आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, इसमें सही कथन का चुनाव करना है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। पदार्थ के कण लगातार गतिमान रहते हैं। पदार्थ के कण लगातार गतिमान रहते हैं। तापमान बढ़ने से कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तापमान बढ़ने से कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस का विसरण दिखाता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसों में विसरण दिखाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए,
कमरे में परफ्यूम का फैलना। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। इसका उत्तर हो जाएगा 20 का बी। पहला का 2, दूसरा का 3, तीसरा का 1। पानी में स्याही क्रोमेटोग्राफी का उदाहरण है। पानी में स्याही क्रोमेटोग्राफी का उदाहरण है। समुद्र पानी में नमक वाष्पीकरण का उदाहरण है। समुद्र पानी में नमक वाष्पीकरण। और पानी से रेत फिल्ट्रेशन। पानी से रेत फिल्ट्रेशन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जबकि मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सहमत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सहमत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। एक ही तत्व के परमाणु सभी मामले में समान होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु सभी मामले में समान रहते हैं। इसमें सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। यानी पहला का 1, दूसरा का 2, तीसरा का 3। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में संयोजकता 1 होता है। ऑक्सीजन में संयोजकता 2 होता है, जबकि कार्बन में संयोजकता 4 होता है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, जबकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें 24 का ए होगा। यानी पहला का 3, दूसरा का 1, तीसरा का 2। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम का काम प्रोटीन का संश्लेषण करना है, जबकि केंद्रक का काम कोशिका के कंट्रोल सेंटर कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल सेंटर कहते हैं। 25 नंबर सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक। पौधे की कोशिकाओं में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है और जानवरों की कोशिकाओं में नहीं। पौधे की कोशिकाओं में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जानवरों की कोशिकाओं में नहीं। ये पौधे की कोशिका जो होती है सेलुलोज, पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज। जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन। ये वाला सवाल बिहार दरोगा 1799 जो पोस्ट है उसमें आया था। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है? 26 का उत्तर हो जाएगा डी, जैमल। जैमल एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है। 27 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। यानी पहला का 3, तीसरा का 2 और तीसरा का 1। मुंह में स्टार्च का पाचन शुरू होता है। मुंह से स्टार्च का पाचन शुरू होता है। पेट से शुरुआती प्रोटीन का पाचन होता है। पेट में शुरुआती प्रोटीन का पाचन होता है, जबकि बड़ी आंत में पानी का अंतिम अवशोषण होता है। बड़ी आंत में पानी का अंतिम अवशोषण होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही कथन का चुनाव करना है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से CO2 और पानी में टूट जाता है। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से CO2 और पानी में टूट जाता है। मांसपेशियों में आवासीय श्वसन में लैक्टिक एसिड बनता है। मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन में लैक्टिक एसिड बनता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 29 नंबर सवाल है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। जैमल जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाता है। जैमल का काम है कि जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज का पहुंचाना। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सही सुमेलित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, विखंडन। विखंडन किसमें होता है? स्पाइरोगैरा में। विखंडन किसमें होता है? स्पाइरोगैरा में। वह कौन सा सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान को 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा गया था? 31 का हो जाएगा बी, अफजल खान। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खान को शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था।
अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन व के अंतर्गत सैनिक विभाग के प्रमुख कौन होता था? अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो 32 का उत्तर हो जाएगा मीर बख्शी। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान ईरान के राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उसे उन्हें भारतीय वातावरण में से समन्वित किया? निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने ईरान के राजतांत्रिक परंपराओं को ग्रहण किया और उसे भारतीय वातावरण में समन्वित किया? तो 33 का उत्तर हो जाएगा ए इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी। सभी का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। जैसे जल संरक्षण तकनीक, नगर निगम 3 भागों में विभक्त था, दुर्ग, मध्यम नगर तथा निचला नगर। धौलावीरा का नगर निगम 3 भागों में विभक्त था, जबकि बाकी बाकी सारे हड़प्पा कालीन स्थल 2 भागों में विभक्त थे। ये 3 भागों में दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। हड़प्पा सभ्यता के एकमात्र स्टेडियम यहाँ देखा गया। धौलावीरा में हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम देखा गया। सकूर-खेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई? सकूर-खेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई? तो 35 का उत्तर हो जाएगा डी हैदराबाद के निजाम और मुगल सूबेदार मुबारिज खां के बीच। सकूर-खेड़ा का युद्ध 1724 में हैदराबाद के निजाम और मुगल सूबेदार मुबारिज खां के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के द्वारा सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत की गई? पाहुल प्रथा का शुरुआत किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रथा की शुरुआत किया था। किस साल डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी ट्रेडिंग अधिकारियों और प्रॉपर्टी ब्रिटिश लोगों को सौंप दी और वो देश छोड़ के चले गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1868 में। 1868 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी ट्रेडिंग अधिकार और प्रॉपर्टी ब्रिटिश लोगों को सौंप दिए और वो देश छोड़ के चले गए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? इसमें कह रहा है कि कौन सा विशेषता नहीं है, तो बी इसका होगा। ये स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है, बाकी सब विशेषता है। तो हम विशेषता देख लेते हैं कौन कौन सी है। स्थायी बंदोबस्त में भू स्वामित्व का अधिकार जमींदारों में निहित था। स्थायी बंदोबस्त में भू स्वामित्व का अधिकार जमींदारों में निहित था। स्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी का बोझ कृषकों पर डाल दिया गया। स्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी का बोझ कृषकों पर डाल दिया गया। स्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई। स्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई। 1857 के विद्रोह के दमन करने के क्रम में निम्न में से किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु नहीं हुई? 1857 के विद्रोह के दमन करने के क्रम में किस ब्रिटिश अधिकारी का मृत्यु नहीं हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हडसन। बाकी सबका मृत्यु हो गया था। हैवलॉक का मृत्यु हो गया था, टनलिंग का मृत्यु हो गया था और जॉन निकलसन का मृत्यु हो गया था। इसका मृत्यु दिल्ली में हुआ था। इसका मृत्यु इलाहाबाद में। निम्न में से किस आंदोलन में किसानों का यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 40 का ए पावना विद्रोह। पावना विद्रोह में किसान आंदोलन के किसानों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत हो सकते हैं। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक के संबंध में विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक के संबंध में विचार करना है। इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 1 2 3 4, यानी ये गलत है। बाकी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक में बीजी तिलक थे, महादेव, बल्लाल नाम जोशी थे, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर थे, गोपाल गणेश आगरकर थे। निम्नलिखित में से कौन त्रिरत्न के घटक नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा डी निर्माण। बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म और संघ ये तीनों त्रिरत्न के घटक हैं। बाकी निर्माण इसका घटक नहीं है।
कण्व वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सी, एक और दो। एक और दो दो सही है। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की और कण्व ने शुंग शासकों की जगह ली। शुंग के बाद कण्व आए। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 12वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा ये, नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, इसे लाभ नहीं मिलता था, जिसके कारण इसकी खेती में ह्रास हो गई। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में निम्न में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? हंटर कमेटी की रिपोर्ट में निम्न में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो 45 का उत्तर हो जाएगा ए, प्राथमिक शिक्षा पर। प्राथमिक शिक्षा पर हंटर कमेटी में विशेष जोर दिया गया। सूची एक और सूची दो को मिलान करना। सूची एक में समाचार पत्र दिए गए हैं, जबकि सूची दो में संस्थापक के नाम दिए गए हैं। सूची एक में समाचार पत्र, जबकि सूची दो में संस्थापक के नाम। तो इंडिपेंडेंट को हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू। पायनियर हो जाएगा जॉर्ज एलन, पायनियर का जॉर्ज एलन। लीडर का मदन मोहन मालवीय, लीडर का मदन मोहन मालवीय। और द नेशनल हेराल्ड का जवाहरलाल नेहरू, द नेशनल हेराल्ड का जवाहरलाल नेहरू। यह कथन किनका है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व क्षीण हो चुकी है? यह किसने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुकी है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन हो चुकी है? तो 47 का उत्तर हो जाएगा सिस्टर नवोदिता, ऑप्शन सी। 48 में है कि निम्नलिखित में से किस एक संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी? किस संस्था ने 1875 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। ब्रिटिश ऐसे कुछ और भी संस्था है, जैसे बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1943 में हुई थी, जिसके प्रमुख व्यक्ति थे जॉन थॉमसन। इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1876 में हुई थी। संस्थापकों में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का नाम आता है। जबकि मद्रास महाजन सभा 1884 ये भी बी रध्वाचारी और बी सुब्रमण्यम अय्यर। निम्नलिखित में से किसने भारत जी को सावधान किया था? निम्न में से किसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। 50 नंबर सवाल है कि 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण व्यवस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन थे? 19वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार में कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा बी, एसएन सेन और आरसी मजमूदार। एसएन सेन और आरसी मजमूदार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें सही कथन कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक और दो। भाग भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत शामिल है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। और भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य, जिसे अनुच्छेद 51 ए भी कहा जाता है, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लागू किया गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन
2002 में शामिल किया गया था। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 52 नंबर है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक। कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने पर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने पर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, यह कथन सही है। लेखानुदान का क्या मतलब है? कह रहा है कि लेखानुदान का क्या मतलब है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए एक अस्थायी मंजूरी। लेखानुदान का तात्पर्य है कि सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए एक अस्थायी मंजूरी। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ये गलत है। बाकी तीन सही है। राज्य विधानसभा एक स्थायी सदन होता है। इसमें एक तिहाई सदस्य हर 2 साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और यह एक साधारण विधेयक में देरी कर सकता है। बाकी धन विधेयक वगैरह में यह देरी नहीं कर सकता है। अंतर राज्य परिषद से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अंतर राज्य परिषद के संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 263। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? कह रहा है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से सभी। यह दल बदल विरोधी उम्मद मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है। मंत्रिपरिषद के आकार 15% किया गया था। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 57 कह रहा है कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 3, यानी ये सही है और ये सही है। संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है और कुछ स्थितियों में केंद्र के पास सर्वोच्च शक्तियां होती है। कुछ स्थितियों में केंद्र के पास सर्वोच्च शक्तियां होती है। कथन 1 और 3 ये साबित करता है कि भारत की संविधान एकात्मक विशेषता का से संबंधित है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया था? 58 का उत्तर हो जाएगा 2014। 2014 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया था? 2014 में। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नियम समिति। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा वाहन कहा जाता है। जुड़वा वाहन। लोक लेखा समिति में कुल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, जबकि प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं और सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन है? मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष है जेबी कृपलानी। जबकि अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक समिति के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी। भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से किससे प्राप्त होता है? कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? किस सेक्टर से? तो तृतीय सेक्टर से। निम्नलिखित में से मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? निम्नलिखित में से मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से निवल राष्ट्रीय उत्पाद घटाने से मूल्यह्रास पता चल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग कहलाता है। निम्नलिखित में से किसने मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया? निम्नलिखित में से किसने मुक्त व्यापार का अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। इसका एक बुक आता है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, जो अभी हाल ही फिलहाल में दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई?
इसका उत्तर हो जाएगा 1948। 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति बनाई गई थी। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत दाल आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य किन दालों पे है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, 2, 4 और 5। 2, 4 और 5। अरहर की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत दाल आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य अरहर की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल पे है। 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? द कर्सन वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फ। बिहार में 1857 के विद्रोह जिस गांव में शुरू हुआ था वह माना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा रोहनी गांव, जो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांकीपुर पटना, जिसके अध्यक्ष थे माधोलकर। बांकीपुर जो पटना में हुआ था, जो कि 27वां क्रम का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, जो बांकीपुर में हुआ था। इसका अध्यक्ष थे माधोलकर। जबकि 37वां हुआ था गया में, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, जो 1922 में हुआ था। 71 नंबर सवाल है, बिहार में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? बिहार में साइमन कमीशन के विरुद्ध किस नेता ने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार का पहला व्यक्ति बिहार में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, श्री कृष्ण सिंह। बिहार में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह निम्नलिखित में से श्री कृष्ण सिंह ने किया था। और इसमें इसके दूसरा सत्याग्रही थे। पहला सत्याग्रही ये थे श्री कृष्ण सिंह। सेकंड सत्याग्रही थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। मुनीम खां को किस मुगल शासक ने बिहार का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? 73 का उत्तर हो जाएगा अकबर। सी, अकबर ने मुनीम खां को बिहार का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था। बिहार के धारवाड़ पहाड़ी क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के धारवाड़ पहाड़ी क्षेत्र में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। यह मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टान से बना है। धारवाड़ चट्टान जो होता है मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बना होता है। यह बिहार के छोटानागपुर पठार के विस्तार का हिस्सा है। यह वर्तमान में यह बिहार के छोटानागपुर पठार के विस्तार का हिस्सा है। यह मुख्य रूप से दक्षिणी बिहार में पाया जाता है। धारवाड़ पठार कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिणी बिहार में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा AW। जबकि उत्तरी बिहार में CWG होगा। उत्तरी बिहार में क्या होगा? CWG। जबकि दक्षिण बिहार में AW। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य का उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के उच्च घनत्व वाले जिले का सही क्रम कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार उच्च घनत्व वाले जिलों का सही क्रम बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे ज्यादा घनत्व शिवहर का है, उससे कम है पटना का, उससे कम दरभंगा का और उससे कम वैशाली का। यानी सबसे ज्यादा किसका है? शिवहर का। बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली सोन नहर प्रणाली का निर्माण कब किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1874। 1874 में बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली सोन नहर प्रणाली का निर्माण किया गया था। बिहार के पहले हरिजन अनुसूचित जाति मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। बिहार के निम्नलिखित जिलों को ग्रामीण साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बिहार के निम्नलिखित जिलों को ग्रामीण साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी सबसे ज्यादा होगा रोहतास में। साक्षरता दर सबसे ज्यादा रोहतास में,
उससे कम औरंगाबाद में और उससे कम भोजपुर में। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो मिशेल बेचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। निम्न में से किस देश में आयोजित सम्मेलन में 72 देशों ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किया? निम्न में से किस देश में आयोजित सम्मेलन में 72 देश ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संघ पर हस्ताक्षर किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा वियतनाम। अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर, मलेशिया में। 84 नंबर सवाल है कि हाल ही में मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। मासिक धर्म के लिए सवेतन यानी वेतन के साथ अवकाश देने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक हो गया। इसके बाद है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में घोषित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में घोषित किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण में कितने निर्वाचित क्षेत्रों में आयोजित की गई? इसका उत्तर हो जाएगा 121, जबकि दूसरे चरण में 122 चरणों में 122 निर्वाचित क्षेत्रों में आयोजन किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाले पहली भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंगोला। अंगोला में द्रौपदी मुर्मू जाने वाली भारत की पहली राष्ट्राध्यक्ष है। हाल ही में कल्याण सिंह नगर नाम का नया जिला घोषित किया गया या किस राज्य में है? ये हो गया उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के 76वां जिला है। कल्याण सिंह के नाम से उत्तर प्रदेश में एक 76वां जिला घोषित किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति कितने साल के निचले स्तर पर रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा 12 साल। वित्त वर्ष 2025 में भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई प्रवाह सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ 55.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, 17.9%। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150वीं वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। गणतंत्र दिवस परेड में अपनी 150वीं वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय मौसम विभाग ने परेड या झांकी प्रदर्शित की थी। डॉक्टर के एस चौहान द्वारा लिखी गई पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शन एंड प्रिविलेज का विमोचन निम्न में से किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर के एस चौहान द्वारा लिखी पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शन एंड प्रिविलेज नामक पुस्तक का विमोचन किया था। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का विकसित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का विकास किया है। 94 नंबर है कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंसुलेटर मैपिंग एंड एक्सीलरेशन प्रोब IMAP मिशन लॉन्च किया है? तो 94 का उत्तर हो जाएगा नासा। नासा ने इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सीलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया है। 95 नंबर सवाल है सितंबर 2025 में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। चर्चा में रहा स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है? स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय से। पंचायती राज मंत्रालय से स्वामित्व योजना का संबंध है।
बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थापित होगा? ये हो जाएगा नवादा के रजौली में। नवादा के रजौली में बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा। पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्णिया। पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का संबंध पूर्णिया जिले से है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 139 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। इनमें से बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला था? इसका उत्तर हो जाएगा एक। इसमें पद्म विभूषण मिला था सिर्फ एक को, और उनका नाम है शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा, जिसे बिहार कोकिला भी कहा जाता है। बिहार कोकिला। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है। इसके इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग का स्थापना की मंजूरी दी है, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कुल 10 सदस्य होंगे। ये हमारा सेट 3 कंप्लीट हो गया है, और आगे भी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस बुक का पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन माइंड में आगे विजिट करें। थैंक यू।